क्या होता है, छोटे से गांव में बाबा जी एक आदमी के घर के गेट में नॉक करते हैं और बोलते हैं बेटा घर पे कुछ खाने को है तो दे दो। तो अंदर से क्या रिप्लाई आता है? अंदर से रिप्लाई आता है बाबा घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। फिर से वो नॉक करता है कि बेटा घर पे कुछ खाने को है तो दे दो। फिर से अंदर से रिप्लाई आता है बाबा बोला ना घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। बाबा फिर से नॉक करते हैं। जब बाबा तीसरी बार फिर से नॉक करते हैं तो वो गुस्से से बोलते हैं बाबा आपको मैं बोल रहा हूँ ना घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। तब बाबा उसे आखिरी में कहते हैं एक काम कर तू गेट खोल। वो गुस्से से गेट खोलता है, बोलता है बाबा मैंने आपको बोला ना घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। तो बाबा बोल, चूंकि गांव रहता है कच्चे घर रहते हैं, तो बाबा उससे क्या कहते हैं एक काम कर, तू जो वहां पर कोने में मिट्टी पड़ी है ना ये मिट्टी मेरे को दे दे। वो कहता है बाबा आप पागल हो गए हो कि आप मेरे को मिट्टी मांग रहे हो मेरे से? बाबा कहते हैं नहीं नहीं तू मेरे को मिट्टी दे दे। तो अपने हाथ में मिट्टी लेता है और बाबा की झोली में डाल देता है। जब बाबा झोली से मिट्टी लेके वहां से चले जाते हैं तो उनका जो चेला है वो बाबा को कहता है बाबा ये आपने क्या किया? आपने मिट्टी ले ली सर, खाने के बदले में मिट्टी ले ली। तो बाबा ने बोला कि मैंने मिट्टी नहीं ली है, मैंने उसको देने की आदत डाल दी है। आज वो मुझे मिट्टी दिया है, कल वो मुझे खाना देगा और परसों मुझे वो फल भी देगा। दैट मीन्स सर इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट वन थिंग, वेल्थ क्रिएशन इज ऑल अबाउट वन थिंग, दैट इज बीइंग कांस्टेंट एंड बीइंग डिसिप्लिन। आदत सर, ये एक आदत है। सेविंग इज एन हैबिट, इन्वेस्टमेंट इज एन हैबिट। और ये हैबिट अगर आपके पास है, अगर आपने डेवलप कर दी है, एंड दैट इज द रोल ऑफ एन कंसल्टेंट एडवाइजर और एनीवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंशियल नीड। सर वो आपको ये आदत डलवा देते हैं पैसा जमा करने की। सर इट इज नॉट अबाउट रिटर्न्स। सर रिटर्न्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। आई एम डूइंग माई PhD इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आई कैन टॉक विद सम अथॉरिटी कि सर ये जो सब्जेक्ट है ना, this subject is more to do with the discipline factor. How disciplined we are in our approach, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम अपने अपने थॉट्स को अलाइन करते हैं अपने गोल के साथ। I have seen people, they were making good money. The problem was they were not disciplined, और investment demand करता है discipline, and the discipline part is always created with the help of somebody, maybe a consultant or advisor. आप देखो ना सर, चाहे वो जिम हो चाहे वो कोच हो, कोच का रोल क्या होता है? कोच का रोल वही होता है ना, द रोल ऑफ ए कोच इज वेरी क्लियर। द रोल ऑफ अ कोच इज वेरी क्लियर। द रोल ऑफ ए कोच इज टू एंश्योर दैट कि वो क्रिकेटर जो है, प्लेयर जो है टाइम पे आए, इतने एक्सरसाइज करे, वो ट्रैक करता है कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर अकेला किसी को छोड़ दो ना आप सर, वो नहीं होता है। अगर अकेला अगर कर लेता ना तो फिर हम तेंदुलकर को रमाकांत आचरे के साथ कनेक्ट करते ही नहीं सर। वी वुड हैव नेवर कनेक्टेड Tendulkar sir with Ramakant Achrekar sir, because he said because of Ramakant Achrekar sir, Tendulkar was created. That is the role of an advisor. Because of an advisor, wealth gets created. Only thing is you need to have that trust, you need to have that belief, you need to understand that he is the one who will inculcate the habit of saving, inculcate the habit of discipline, inculcate the habit of investing. तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। आई होप वी कैन ऑल रिलेट विथ इट। पॉइंट नंबर 3 जो दिक्कत आती है ना वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब है इंडिया में ना सर हम सब चीज कल से करते हैं। कल से जिम जाऊंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, कल से इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। सर इट डजंट हैपन कल से। जो भी होता है वो आज से होता है, अभी से होता है। और अगर वो नहीं हो रहा है अभी ना, इट विल नेवर हैपन। वी डोंट नीड अ फ्रेश डे। हमें कोई चीज स्टार्ट करने के लिए फ्रेश दिन की जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड इज अ फ्रेश माइंडसेट। हम सबको जरूरत है एक फ्रेश माइंडसेट की। अगर आपके माइंड में कुछ क्लिक किया, द एक्शन हैज टू बी इन द नेक्स्ट सेकंड। इट कैन नॉट बी वेटिंग फॉर द न्यू सनराइज। अगर आप सोच रहे हो कि कल सूर्य उदय होगा उसके बाद में मैं ये कोशिश करूंगा, आंसर इज नो। यू आर इन अ रॉन्ग जोन सर। तो थर्ड इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। इट ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम टुडे। कल बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो कल करने वाले हैं हो सकता है कि देयर कैन बी सम अदर इश्यूज, देयर कैन बी सम अदर कमिटमेंट, देयर कैन बी सम अदर एजेंडा। इसलिए हम कहते हैं कि अभी अगर स्पेस है, डू इट राइट नाउ। हम अब ये हैबिट है हमारे इंडिया में, मेरी भी है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, इट इज विद एवरीवन। हम जब एडमिशन में कॉलेज में फॉर्म लेने जाते थे, हम उसको पूछते थे भैया लास्ट डेट कब है। हम उसको क्यों बोलते थे? हमको पता है हमको लास्ट डे में जमा करना है। व्हाई डोंट वी डिपॉजिट इन द सेम डे? सुबह लिया फॉर्म, सर शाम को फिलअप करके जमा कर दिया। बिकॉज वी हैव एन हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग थिंग्स। द सेम हैबिट गेट दे आर impacted on our investment decision, right? So this is one thing which I wish to share with you. So these are all about the mindset.
सर अगर माइंडसेट क्लियर है तो आई विल मूव इनटू द मेन सब्जेक्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू टेक अ good decision with respect to managing your money, right? Till now all clear. I'll request all the participant, क्या आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? Because it's a virtual session. सर मेरी आदत है फिजिकल सेशन लेना, लेकिन लास्ट 9-10 महीने में मैंने बहुत सारे वर्चुअल लिए हैं, बट वर्चुअल में खाली यही है कि आई कैनॉट सी योर फेसेस. एक ही तरीका है समझने का कि आप मेरे से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं. इट इज विद द हेल्प ऑफ अ चैट बॉक्स. I'll request all the participants, if you are able to connect with me, do reply yes on the chat box. That will give me a sense whether you are able to connect with me or not. I request all the participants, if you are able to connect with the subject, please type in yes on the chat box. Thank you Vijay ji, Parvez ji, Nilesh ji, thank you everyone for your wonderful response. Let me now come to this important mantra. सर आपको ना ये दो चीज में समझना है. ये दो चीज अगर क्लैरिटी आ गई ना सर, ट्रस्ट मी, इट विल टेक योर लाइफ टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. लेट मी जस्ट आस्क वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. लेट मी जस्ट आस्क परवेज जी. परवेज. यस, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. कैसे हो सर आप? आई एम फाइन, थैंक यू. हेलो, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? या फाइन सर. सर मेरे को एक बात बताइए, आज आपके जितने खर्चे हैं, आज से 5 साल पहले खर्चे कम थे कि ज्यादा थे? कम थे. कम थे. और सर आने वाले 5 साल में आपका खर्चा बढ़ेगा कि कमेगा? यस, डेफिनेटली बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो सर आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द रीजन? आपका खर्चा क्यों बढ़ेगा? व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द सेम? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन. एक्सीलेंट, वेरी गुड सर. सो और क्या कारण हो सकता है अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन? राइजिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, हाँ, इन्फ्लेशन आप बोल रहे हैं एकदम 100% राइट है सर. इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? राइजिंग नीड्स. राइजिंग नीड्स. ओके, एंड दैट मींस योर लाइफस्टाइल, आपकी जो जीवन शैली के हिसाब से. या राइजिंग नीड्स. सर और क्या हो सकता है? व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक, और क्या कारण हो सकता है? ये आपने जो बोला एकदम बरोबर है सर, आंसर आपका परफेक्ट है. एनीथिंग एल्स? फ्यूचर में यू कांट से इफ योर फैमिली आल्सो एक्सपांड्स. करेक्ट, एक्सीलेंट सर. यानी आप कह रहे हैं फैमिली एक्सपांड मतलब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खर्चा बढ़ा सकती है. राइट सर, यू एग्री विथ मी, राइट? योर फैमिली आल्सो, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो विल इंक्रीज योर एक्सपेंसेस. सर किसी भी आदमी का ना खर्चा 5 कारण से बढ़ रहा है टेक्निकली, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है कॉमन है. इन्फ्लेशन क्यों कॉमन है? क्योंकि तेंदुलकर साहब के लिए जो पेट्रोल का प्राइस रहेगा वही एक ऑटो ड्राइवर के लिए रहेगा. तो इन्फ्लेशन इज अ कॉमन बेंचमार्क. लेकिन जो लाइफस्टाइल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी जो दो है वो है हेल्थ, एंड द लास्ट इज टैक्स इज ऑल्सो आउट. टैक्स इज ऑल्सो योर खर्चा सर. बहुत जन को ये टैक्स जो है खर्चा समझ में नहीं आता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा खर्चा 5 कारण से बढ़ता है. जैसे परवेज साहब ने राइटली 3 एग्जांपल दिए और रेलिवेंट भी है. थैंक यू सर फॉर योर पार्टिसिपेशन. थैंक यू. सबसे पहले सर ने बोला कि इन्फ्लेशन से कारण खर्चा बढ़ता है. एंड आई एम श्योर दैट ईच वन ऑफ यू आउट देयर वुड बी एबल टू रिलेट विथ मी कि आपके खर्चे जो हैं इट इज इंक्रीजिंग ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? इट इज इंक्रीजिंग ऑन ग्राउंड ऑफ इन्फ्लेशन. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड इज आपके खर्चे बढ़ते हैं आपके लाइफस्टाइल से. आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है तो खर्चे बढ़ते हैं. तीसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी. once you get married, once you have kid, once you have parents depending on you, once you have other commitment, that also increases your expenses. Point number 4 is your health. सर आज के डेट में देखो, जो भी थोड़े से सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर नहीं 45-50 के ऊपर भी है, तो उनके देखना उनके पास एक पाउच रहेगा मेडिसिन का सर. सुबह रेड कलर का टेबलेट, शाम को ब्लू कलर का टेबलेट, और रात को ग्रीन कलर का टेबलेट. यस और नो? आई होप यू ऑल विल एग्री विथ मी सर. ये भी एक फैक्टर है. एंड लास्ट इज योर टैक्सेस. सर टैक्स भी आपका खर्चा है. व्हेन यू अर्न 100 रुपीज, यू आर पेइंग 30 रुपीज टैक्स, एज्यूमिंग दैट यू अर्न 30% ब्रैकेट. और ये जो 70 रुपया आता है, क्या ये 70 रुपए का आप कोई होटल में खाना खा सकते हो? आंसर इज नो. उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा. यानी सर आपका टैक्स भी आपका खर्चा है. यानी माई एक्सपेंसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ 3 रीजन. मेरे खर्चे 3 कारण से बढ़ते हैं, नहीं 5 कारण से मेरे खर्चे बढ़ते हैं. इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर हेल्थ एंड योर टैक्सेस. ये 5 चीज मेरा खर्चा बढ़ाता है. और लास्ट 5 साल में जो मेरा खर्चा बढ़ा है सर, मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जिस किसी इन्वेस्टर्स, जिस किसी पार्टिसिपेंट का लास्ट 5 साल में खर्चा बढ़ा है, उसमें से सबसे बड़ा हक किसका है पता है सर? एनी गेस्ट?
आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट, ये पांचों में से आपको क्या लगता है, ये पांचों में से कौन सा फैक्टर है जिस कारण से आपका खर्चा लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है? क्या आंसर इन्फ्लेशन है, या आपकी लाइफस्टाइल है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हेल्थ है, या टैक्स है? आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द रीजन? क्या कारण है जिस वजह से आपके खर्चे लास्ट 5 साल में ज्यादा बढ़े हैं? सर आई एम श्योर दैट सर इसका आंसर क्या है पता है? अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, इसका आंसर है आपकी लाइफस्टाइल। सर इसका आंसर है आपकी लाइफस्टाइल। और हमारी लाइफस्टाइल क्यों बदल रही है? हमारी लाइफस्टाइल इसलिए बदल रही है, हमारी लाइफस्टाइल क्यों बदल रही है? हमारी लाइफस्टाइल इसलिए बदल रही है क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन है। और किसी ने सही कहा है, ये फेसबुक के चक्कर में लाइफ को एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सर किसी ने सही कहा है कि ये फेसबुक के चक्कर में लाइफ को एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है। आप जब फेसबुक ऑन करते हो सबसे पहले क्या देखते हो? आपका कोई दोस्त घूमने गया है, कोई मंदिर में गया है, कोई बारात में गया है, आपको लगता है मैं इधर बैठ के काम कर रहा हूँ, पूरी दुनिया घूम रही है। होता है सर, बिकॉज सर सोशल मीडिया में आदमी अपना सुख दिखाता है, दुख नहीं दिखाता है। द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज पीपल सेट द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दैट इज द हार्ड रियलिटी। सर कभी आपने देखा है कि किसी ने, हस्बैंड ने डाला है कि फेसबुक में मेरी वाइफ ने मुझे मारा है? कभी वो नहीं डालेगा। वो डालेगा एनिवर्सरी में, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, तुम नहीं होता तो ऐसा होता। हमको लगता है कि हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, बाकी दुनिया का लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। द आंसर इज नो। और वहां से सर वी गेट इन्फ्लुएंसर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वी नीड टू टेक केयर। आज के डेट में सर एक शादी में आप जाना हो ना, अभी तो कोविड के कारण लास्ट 1 साल में ज्यादा शायद खर्चा नहीं हुआ हो। नॉर्मली देखो, कहीं भी अगर आपको क्लोज शादी में जाना हो और 2 या 3 दिन का फेस्टिवल या फिर फंक्शन हो, कम से कम आपका सर एक एक दिन के 3 सेटअप के लिए, 3 कपड़े सेट के लिए, अगर मानिए वर्ष नीचे तो हम बात ही नहीं करते ना आज के डेट में सर। 3 बार का या 2 बार का 2 मान्यवर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, 2 मोहे इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। क्या ये जरूरी है, करना पड़ेगा? आंसर इज यस, बिकॉज इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, सर हो जाता है सर, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। बट सर वी बिलीव दैट हम एक सोशल सोसाइटी में रहते हैं, वी आर ड्रिवन बाय आवर एनवायरनमेंट। होता है कंट्रोल करने की बहुत जन कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता नहीं है, चैलेंजिंग होता है। यहाँ पर वॉरेन बफेट साहब बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं वी ट्राई टू स्पेंड ऑन थिंग्स दैट वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल हु डोंट लाइक अस। हम उन चीजों पे खर्चा करते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है, उनको इम्प्रेस करने के लिए जो हमें पसंद नहीं करते हैं। शर्मा ने ली बुलेट तो वर्मा ले रहा है बुलेट। क्यों ले रहा है? क्योंकि शर्मा को दिखाना है कि मैं भी बुलेट ले सकता हूँ। एंड सेकेंड इज, इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट यू डोंट नीड, अगर आप उन चीजों पे खर्चा कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद आपको वो बेचना पड़ेगा जिसकी आपको जरूरत है। एंड दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट। सर मेरा यही कहना है कि यस, थोड़े से आपके लाइफस्टाइल खर्चे रहेंगे, बट दैट हैज टू बी कंट्रोल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। या तो आप खर्चे कंट्रोल करो या फिर अपने इनकम पे फोकस करो सर। दोनों बिना फोकस किए कहीं ना कहीं लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि आई हैव टू फोकस ऑन दिस। अब लेट मी गिव यू दिस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, क्योंकि अभी तो आपको क्लैरिटी आ गया कि खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं ऑल। अब अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो ध्यान से समझना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ओनली प्रोडक्ट। सर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, यू डिसाइड। आई एम हियर टू गिव यू अ क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट। बाकी आपको कहाँ करना है, क्या करना है, आई बिलीव ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर स्मार्ट इनफ, they are in good profession, they are very much connected to all this subject। तो वो अपने डिसीजंस जो है कहीं ना कहीं स्मार्टली लेंगे। बट दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग दैट यू गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, इफ आई हैव 1 लाख रुपी, ये 1 लाख रुपया अगर मैं अपने कबड़ में रख दूं, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1 साल बाद मिलेगा, एज्यूमिंग ओनली इन्फ्लेशन। बाकी मैं कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। अगर मैंने 1 लाख रुपया रखा है और 1 साल बाद मिल रहा है मुझे कितना पता है कबड़ में रखने से? 95,000, बिकॉज इन्फ्लेशन इज 5%। आई एम श्योर दैट ईच वन ऑफ यू विल एग्री विथ मी। सेकेंड इज, अगर मैंने 1 लाख रुपया रखा है, अगर मैंने 1 लाख रुपया रखा है
और अगर मैंने वो इसी को कहीं पर डिपॉजिट में डाल दिया जो 5 से 6% रिटर्न देता है, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1,06,000 रुपए। यानी अगर मैं कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालूं जहां पर 5 से 6% मिले, तो पैसा मेरा बचता है, पैसा बनता नहीं है। Because if the inflation is at 5% and my return is at 5%, that means मेरा पैसा बचता है, मेरा पैसा बनता नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? When I invest in assets which has a potential of delivering a better returns. When I'm investing in an asset which has a potential of delivering a better return as compared to inflation, that is called investment. I hope it is clear with all the participant. मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मैंने घर पे रखा, 1 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 95,000 क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। If I keep the same 1,00,000 rupee, if I keep the same 1,00,000 rupee in a deposit that is offering me an interest of 5 to 6,000 rupees, वहां पर मेरा पैसा बचता है, पैसा बनता नहीं क्योंकि महंगाई सिर्फ बढ़ रही है 5 से 6%। वो और मैं बाकी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल एंड अदर एक्सपेंसेस जो मैंने बात की थी। और अगर मैं वो इंस्ट्रूमेंट में डालता हूँ जहां पर रिटर्न मुझे बेटर मिले as compared to what? As compared to my inflation figure, that is what is called investment. I hope there is a clarity between saving and investment. अब हमको सेविंग करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपके माइंड में सवाल आएगा। सर आपको सेविंग करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है? इट विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। आपको सेविंग करना है कि इन्वेस्टमेंट करना, इट विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। वन इज द गोल एंड द सेकंड इज द लेंथ ऑफ द गोल। वन इज द गोल एंड सेकंड इज लेंथ ऑफ द गोल। एग्जांपल, अगर आप वलसाड़ में रहते हो और आपको रेलवे स्टेशन जाना है आपके घर से, तो आप कैसे जाओगे? ऑब्वियसली सर आप बोलोगे मैं बाइक में, ऑटो में, कार में चला जाऊंगा। वहीं पर अगर आपको मुंबई जाना है तो कैसे जाओगे? आप बोलोगे मैं ट्रेन से जाऊंगा। और वहीं पर अगर आपको भुवनेश्वर आना है तो आप ट्रेन और फ्लाइट दोनों यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका डेस्टिनेशन बदला तो आपका व्हीकल बदला। just like your destination has changed, so your vehicle has changed the same way. Whether you should go for saving or investment, it will depend upon whether you want to go for short term or you want to go for long term. जैसे अगर मैंने अपनी बड़ी लड़की के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, बड़ी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर मेरा टारगेट है कि मुझे आज से पैसा 15 साल बाद उसके एजुकेशन के लिए चाहिए। फॉर हर एजुकेशन अगर मुझे 15 साल बाद टर्म गोल। वहीं पर अगर छोटी वाली बेटी का 20 days और 3 months फ्रॉम हियर, वहां पर मुझे क्या करना है? सेविंग करना है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर विद ऑल द पार्टिसिपेंट। मुझे सेविंग करना है या मुझे इन्वेस्टमेंट करना है विल डिपेंड अपॉन द गोल एंड लेंथ ऑफ द गोल। शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड होता है सेविंग, लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंडेड होता है इन्वेस्टमेंट। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम हैप्पी विद द सेविंग फैक्टर, गो फॉर इट। लेकिन आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आज के डेट में अगर कोई डिपॉजिट जो मुझे 5% देता है, आई गिव यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप समझिएगा ध्यान से। समझो मैंने 1,00,000 रुपया कहीं डिपॉजिट कर दिया जो मुझे 5-5.5% इंटरेस्ट देता है। आज के डेट में इंटरेस्ट वही है, यस और नो? 5-5.5% इंटरेस्ट बनता है। अगर मुझे 5-5.5% इंटरेस्ट बनता है और अगर मैं 30% ब्रैकेट में हूँ, अगर आई एम हाई अर्निंग इंडिविजुअल और मैं 30% ब्रैकेट में हूँ, इफ आई एम गेटिंग 5%, अगर 30% टैक्स कट जाए तो मेरा जो पैसा है अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? मेरा पैसा जो है 3.5% के हिसाब से ग्रो करेगा। अगर आपका पैसा 3.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, इफ योर मनी इज ग्रोइंग एट 3.5%, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है 72/r। 72/r इज 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका पैसा टेक्निकली सर 18 से 20 साल में डबल होगा। दैट मीन्स इफ यू आर पुटिंग इन 1,00,000 रुपी, अगर आप 1,00,000 रुपया डाल रहे हैं, आपका पैसा 2,00,000 बनेगा कितने साल बाद सर? 20 years। 20 long years it will take your money to get double। 20 साल लगेगा। और क्या वो 20 साल बाद वाकई में डबल होगा? आंसर इज नो। अगर आज ये आप मोबाइल ले रहे हो 1,00,000 रुपए में, अगर वही मोबाइल को आज से 20 साल बाद लोगे तो उसको 2,00,000 देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका पैसा सिर्फ बचता है, पैसा बनता नहीं है। सर हैव दिस क्लैरिटी। दिस इज वेयर मैक्सिमम पीपल in the financial market, they are not able to understand the topic better।
उनको ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन में ना कहीं एरर आता है। उनको लगता है कि मेरा 20 साल बाद पैसा डबल हो गया। सर 20 साल बाद अगर आपको 20 लाख रुपए में मिले, उसकी वैल्यू क्या होगी सर? या 5 लाख में मिले तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म ऑफ फाइनेंशियल पार्ट सर, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। आज के डेट में सर आलू का एग्जांपल ले लो ना, छोटा सा एक आलू की एग्जांपल ले रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप आलू का क्या प्राइस दे रहे थे, तो आज क्या प्राइस दे रहे हैं सर? वहीं पर अगर आज से 10 साल पहले आपने कहीं डिपॉजिट किया होगा, अगर आपने आलू में पैसा डाल दिया होता तो आलू आपको बेटर रिटर्न दे देता। आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर ये सब्जेक्ट की क्लैरिटी में समझनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, विल ऑलवेज गेट डिस्कनेक्टेड। आई होप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, यू ऑल गॉट कनेक्टेड। इफ यू गॉट कनेक्टेड, टाइप इन यस ऑन द चैट बॉक्स। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, अगर आपको क्लैरिटी मिली सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके, टाइप इन यस ऑन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। I'll request all the participants, if you got connected to the topic of saving and investment, please type in yes on the chat box so that I can move to the next topic. Wonderful. Thank you so much, everyone. Thank you so much for your response. Let me get into this part. अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क होता है, गारंटी भी नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों करें? ये आपके माइंड में होगा ना कि इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क भी होता है और गारंटी भी नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों करें? सर आपको ये समझना है कि रिस्क का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? सर रिस्क का मतलब नुकसान नहीं होता है सर। सबको लगता है कि द मीनिंग ऑफ रिस्क इज लॉस। द आंसर इज नो। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिस्क इज नॉट लॉस। रिस्क का मतलब होता है सर, क्या पता है? रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। सर आज के डेट में हवा में सांस लेना रिस्क है कि नहीं है? द आंसर इज यस। हवा पे सांस लेना भी रिस्क है, इसलिए हम मास्क पहन के घूम रहे हैं। अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो या सीढ़ी से उतरते हो, वो भी एक रिस्क है। यस और नो? आज के डेट में बाइक चलाना भी रिस्क है, कार चलाना भी रिस्क है, बाहर खाना भी रिस्क है सर। अगर आपके घर में एक छोटा 5 साल का बच्चा है, उसे आप अगर स्कूल भेज रहे हैं बस से, एक 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजना बस से, वो भी एक रिस्क है। यस और नो? So the technical meaning of risk is not loss, the technical meaning of risk is uncertainty. ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर। बहुत जन ना रिस्क को कनेक्ट करते हैं लॉस के साथ, बहुत जन रिस्क को कनेक्ट करते हैं पैसा डूब जाने के साथ। द आंसर इज नो। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिस्क इज अनसर्टेनिटी, एंड दैट पर्टिकुलर रिस्क इज विद ऑल द एसेट क्लास। जितने भी एसेट क्लास हैं, हर एसेट क्लास में एक रिस्क है। अगर आप आज सोना लेते हो, सोने में रिस्क है कि नहीं? आंसर इज यस। कल गोल्ड का रेट बढ़ सकता है, क्या कम सकता है? हो सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, सबको पता है। लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि रिस्क है कि नहीं? आंसर इज यस। वो जो मैं ज्वेलरी ले रहा हूँ, ज्वेलरी का प्योरिटी इज ऑल्सो अ रिस्क। जो मैं मेकिंग चार्जेस दे रहा हूँ, हो सकता है कि 5 साल बाद वो डिजाइन मुझे पसंद नहीं है तो कुछ और करना पड़े मेल्ट करके, वो भी मेरा एक खर्चा है। घर पे रखने से चोरी होने का भी रिस्क है। दैट मीन्स द रिस्क इज ऑलवेज देयर विद गोल्ड ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉपर्टी है वलसाड में, क्या प्रॉपर्टी में रिस्क है? आंसर इज यस। उसमें क्या रिस्क है? उसमें लिक्विडिटी रिस्क है। अगर आपको अर्जेंट पैसे का कल जरूरत है, कल सुबह आप उसको बेच पाएंगे कि? आंसर इज नो। आपको खोजना पड़ेगा बायर कौन है, किस तरीके से भाव डील होगा, तो वहां पर भी एक लिक्विडिटी रिस्क है। राइट सर? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्या उसमें रिस्क है? आंसर इज यस। पीपीएफ इज सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर आप लोग इतने सीनियर हो यहाँ पर, आपको पता होगा एक जमाने में पीपीएफ देता था 12%। यस और नो? सर एक जमाने में 12% देता था, राइट नाउ इट इज लेस देन 7%। पीपीएफ इज सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इसके रिटर्न भी फॉल हो जाएंगे। राइट? तो बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, बिजनेस इज सब्जेक्टेड टू द रिक्वायरमेंट, द मार्केट, कंपटीशन रिस्क। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में अपना एक रिस्क है। सेविंग अकाउंट में भी रिस्क है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है 2 पॉइंट समथिंग, इन्फ्लेशन है 6%। सेविंग अकाउंट इज सब्जेक्टेड टू इन्फ्लेशन रिस्क। तो each and every instrument out there in the market will have a component of risk sir। और किसी ने सही कहा है, the greatest risk in life is not to take risk। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। दैट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ। ये आपको समझना पड़ेगा सर। लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क है रिस्क नहीं लेना। दैट द ग्रेटेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ। I hope you all got connected to this. And second is guarantee. This is the second thing that people talk about in investing. Sir, guarantee क्या है? Sir, life doesn't work on the principle of guarantee. Life work on the principle of possibilities. जिंदगी गारंटी के प्रिंसिपल पे काम नहीं करती है, जिंदगी काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटीज।
I'll give you an example. आप जब हवाई यात्रा करते हैं तो पायलट आपको गारंटी देता है कि सर आपको वहां पर पहुंचा देगा? द आंसर इज नो। वो मैडम आती है, बोलती है ना कुर्सी का पेटी बांध दो, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से कूदना पड़ेगा, ये इमरजेंसी एग्जिट है, यस और नो? That means a travel journey when you take from a train, bus or any instrument, that is not guarantee कि आपको वहां पहुंचा देगा. When you are there in operation theater, अगर आप एक ऑपरेशन थिएटर में हो, वहां पर आपको डॉक्टर गारंटी देता है कि मैं आपको ये ठीक करके दूंगा? आंसर इज नो। वो डॉक्टर बोलते हैं ना, आई विल ट्राई माय बेस्ट, आपको पहले फॉर्म साइन करना पड़ेगा, रिस्क तो आपको ही लेना है। That means life doesn't work on the principle of guarantee, sir. Life work on the principle of possibilities. नरेश सर ने मेरे को बोला कि धनंजय 3rd जनवरी को सुबह 11 बजे सेशन लेना है, that we have discussed before 10 days. क्या ये गारंटी था कि मैं 3rd जनवरी सुबह 11 बजे जिंदा रहूंगा? आंसर इज नो। बट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल बी अलाइव। तो लाइफ डजंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गारंटी, लाइफ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये गारंटी के चक्कर में आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर देमसेल्फ। उन्होंने हमेशा वो गारंटी और रिस्क के चक्कर में अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया। I hope you all got connected to this, the difference between risk and guarantee. These are the 3 pillars of financial planning. मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट मेरे सुन रहे हैं, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीज करनी जरूरी है। द फर्स्ट पिलर इज एंश्योर दैट योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड। फैमिली प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। टेक इंश्योरेंस जितनी आपकी इनकम है। दिस इज अगेन काइंड ऑफ वेरी जेनरिक एडवाइस, बाकी यू कैन कंसल्ट विद योर एडवाइजर, यू कैन टॉक, गेट इन टच विद द रेलेवेंट पीपल। आपकी जितनी इनकम है एटलीस्ट 15 से 20 गुना आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है, सो दैट योर फैमिली डजंट सफर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर मेरे को कुछ होता है तो माय फैमिली विल इंकर 2 लॉसेस, वन इज इमोशनल लॉस एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल लॉस। Emotional loss can't be covered, financial loss can be covered. I will ensure that at least my family maintain the same lifestyle. That is the reason why we talk about getting your life insured. अगर आपकी आमदनी साल की 10 लाख रुपए है तो एटलीस्ट आपका इंश्योरेंस 2 करोड़ का होना चाहिए। दैट इज मिनिमम। बाकी वो डिपेंड करता है और अदर फैक्टर्स के ऊपर। दिस इज अ जेनरिक एडवाइस। सेकेंड इज व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ, आज के डेट में हमको पता है कि मेडिकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस एंड अदर फैक्टर। यू नीड टू हैव अ हेल्थ कवर, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज जो भी आपने पूंजी जमा की अदर एसेट में वो पूरे चले जाते हैं हॉस्पिटल के खर्चे में। दैट इज द प्रॉब्लम। थर्ड इज यू हैव टू असेस, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। जो हमारा 3 पिलर है ना, उसका फर्स्ट पिलर है फैमिली प्रोटेक्शन, तो आपको फैमिली को पहले प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरा है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन मैंने आपको बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस। अगर आपको क्लैरिटी है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, फाइंड आउट अ गोल कि आपका गोल क्या है, और हर इन्वेस्टमेंट के पीछे गोल रखिए सर। योर ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट विल बी बैक विद अ गोल। That is important. Once you are backing your investment with a goal, that will definitely be an advantage for you. And last is do ensure that you look into the taxation and estate planning. आप ये देखो कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, मैच्योरिटी के समय क्या टैक्सेशन होगा, और हमने जितनी अपनी वेल्थ क्रिएट की है, हैव वी क्रिएटेड अ विल फॉर द सेम। सर विल होना जरूरी है आज के डेट में। बहुत जनों के दिल में विल होता है, आंसर इज नो। आपको अपने डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड में होना चाहिए विल। सर विल की इंपॉर्टेंस अभी भी इंडिया में आदमी लोग इतने सीरियसली लेते नहीं है। इफ यू आस्क अ 40-year मैन कि सर आप अपना विल प्रिपेयर करो, उसको लगेगा कि मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि आप कल जाने वाले। आंसर इज नो। दिस इज टू बी प्रैक्टिकल। हम एक डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। अगर आपका 10 लाख का भी एसेट है, 20 लाख का भी है, 50 लाख का भी है, यू शुड हैव अ नोटेड रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड कि आप इस एसेट को किस तरीके से इन केस समथिंग हैपेंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। इट इज ऑल अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल सर। ये सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिकल समझोगे मजा आएगा, अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझोगे इट विल बी बिट डिस्कनेक्टिंग, राइट? सो दिस इज द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। म्यूचुअल फंड इज अ मास्टर एसेट क्लास। बहुत जन को लगता है कि म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। द आंसर इज नो सर। म्यूचुअल फंड इज अ मास्टर एसेट क्लास। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि सर उसमें आप जो टाइम है, जो गोल है, जो पर्पस है, सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। कोई अगर कहते हैं कि धनंजय मेरा करंट अकाउंट का जो बिजनेस का पैसा है उसको मेरे को शॉर्ट टर्म में रखना है, म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है। आंसर इज यस, दैट इज ओवरनाइट फंड। कोई कहता है कि धनंजय मुझे सेविंग अकाउंट के लिए अल्टरनेट कुछ चाहिए, दैट इज अ लिक्विड फंड व्हिच कैन यू लुक एट। अगर कोई कहता है कि सर मुझे फिक्स डिपॉजिट के लिए हिसाब से कुछ बेटर चाहिए या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उस मॉडल पे हो जो टैक्स एफिशिएंट हो, यू कैन गो फॉर डेट फंड्स। कोई मैडम कहती है धनंजय मुझे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है,
Is there option available? The answer is yes. In mutual fund you can invest in gold. कोई कहता है कि धनंजय मुझे ना इसमें इक्विटी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैन आई डू इट? द आंसर इज यस, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक ऑल्सो. तो सर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अभी तो प्रॉपर्टी भी आ गया, रिट्स करके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड. that is the beauty, that is the reason why it is considered to be a master asset class. आपने बहुत दिन से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया फायदा नहीं हुआ होगा. क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि उन्होंने अपने गोल और अपना पर्पस आइडेंटिफाई नहीं किया था एट द पॉइंट ऑफ एंट्री. अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने बोला था ना, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म पर्पस, इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर चीज को शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा. क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सेविंग सॉल्यूशन? आंसर इज यस. तो हमेशा हमें ये चीज देखना है कि हमारी जरूरत क्या है. गेट इन टच विथ योर कंसल्टेंट, उनको बताओ कि आपकी जरूरत क्या है. एंड एवरीवन इज ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड टू गिव यू द राइट प्रोडक्ट. जो आपकी जरूरत है उस सबसे राइट प्रोडक्ट को आपको दिया जाएगा कि नहीं सर, दिस इज द प्रोडक्ट दैट कैन मैच योर रिक्वायरमेंट, राइट? आई होप यू गॉट कनेक्टेड द थ्री पिलर. First pillar is financial protection. Of your family has to be financially protected. The second one is wealth creation. मैंने आपको बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से प्लान करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे प्लान करना है. थर्ड इज योर टैक्सेशन एंड एस्टेट प्लानिंग, जहाँ पर कि हाउ डू यू इंश्योर दैट कि टैक्स बेनिफिट आपको किस तरीके से मिले, और इन केस से फॉर एग्जांपल देयर इज एनी चैलेंज यू कैन ऑलवेज कवर इट अप, राइट? एंड इन म्यूचुअल फंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसआईपी. बहुत जन मेरे को एसआईपी के लिए सवाल पूछते हैं आफ्टर द सेशन. आई जस्ट वांटेड टू गेट इट क्लैरिफाइड राइट नाउ so that you get a clarity. SIP is a way of discipline. SIP is not a product, it is a process. अब SIP के साथ एक एडवांटेज क्या है ना, आपको दोनों मार्केट सिनारियो में कहीं ना कहीं विन विन है. कैसे है? लुक एट दिस एग्जांपल. अगर आप महीने का आलू खरीद रहे हो, आलू का रेट है 10 रुपए किलो, तो आपको कितना किलो मिलेगा? 100 किलो. और अगर आलू का रेट हो जाए 8 रुपए किलो, तो कितना मिलेगा? 125 किलो, राइट? दैट मीन्स एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी बेस में, अगर मार्केट नीचे है तो आपको, जब मार्केट नीचे में आपका जो यूनिट एक्यूमुलेशन अच्छा होता है, और जब मार्केट ऊपर होता है तो पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ती है. तो द पॉइंट इज it is something which will help you to inculcate the habit of discipline, जो मैंने आपको बताया था. that is the advantage. next is, अब एक्सपेक्टेशन जब आप लॉन्ग टर्म करते हो ना, जब इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ऑन यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिटर्न. हमारी एक्सपेक्टेशन रखती है कि हमको हर साल ये रिटर्न मिलेगा. आंसर इज नो. रियलिटी दूसरा है सर. लुक एट द रियलिटी ये दूसरा पार्ट होता है. दिस इज द रियलिटी, जहां पर कि कभी कोई साल डाउन रहेगा, कोई साल अप रहेगा. एट द एंड ऑफ द डे you will be able to get the desired return from your investment. I hope it is clear to all the participants.